आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम बिहार या स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा कई प्रकार के टॉपिक से लिया गया है। जैसे कुछ क्वेश्चन रचना से हैं, कुछ क्वेश्चन भाषा से हैं, कुछ क्वेश्चन कविता से हैं और कुछ क्वेश्चन जो हमारे हैं रस से भी हैं। लेकिन आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ताप के ताए हुए दिन के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, त्रिलोचन या ज्ञानेंद्रपति। तो देखिए, ताप के ताए हुए दिन ये रचना किसका है? तो ये रचना है त्रिलोचन शास्त्री का। किसका? त्रिलोचन शास्त्री का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रचना जो है 1981 में लिखा गया था। कब? 1981 में इसी रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा किस पुरस्कार में प्रदान की जाती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर श्लाका सम्मान। तो देखिए, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा ज्ञान किसमें प्राप्त होती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रदान की जाती है। किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के समाप्ति काल के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर कौन सा वाद निर्मित होना आरंभ हुआ? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद या नव कवितावाद। तो देखिए, छायावाद के समाप्ति काल के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर प्रगतिवाद का निर्माण होना आरंभ जो हुआ था, तो उस समय कौन सा वाद प्रारंभ हो रहा था? तो वो हो रहा था प्रगतिवाद। कौन सा? प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। प्रगतिवादी कवि कौन कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह, सुमित्रा नंदन पंत, ये लोग क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, रश्मि रथी का कथानक कहाँ से लिया गया है? महाभारत से, रामायण से, स्वाधीनता संग्राम से या भारत की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से। तो देखिए, रश्मि रथी जो है ये क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। कथानक लिया कहाँ से गया है? तो महाभारत से लिया गया। कहाँ से? महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह कौन सा है? एक कंठ बिस्पाई, आवाजों के घेरे, साए में धूप या सूर्य का स्वागत। तो देखिए, दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह कौन सा है? तो गजल संग्रह है साए में धूप। क्या है? साए में धूप। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक कौन है? दुष्यंत कुमार को माना जाता है। दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या है? तो दुष्यंत नारायण त्यागी। क्या है? दुष्यंत नारायण त्यागी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। दुष्यंत जो थे वो प्रारंभ में परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल का सम्राट भी कहा जाता है। किसको? दुष्यंत
कुमार को। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है दुष्यंत नारायण त्यागी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। गजल संग्रह कौन सा है? तो गजल संग्रह है साए में धूप। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग कथानक कहाँ से लिया गया है? शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का वर्णन के रूप में लिया गया है, या फिर प्रेम और विवाह का कला साधन के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है, या फिर महाभारत के 18वें दिन की संध्या से कृष्ण की मृत्यु तक की कथा ली गई है, या फिर चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा किया गया है। तो देखिए, अंधा युग किसका है? तो अंधा युग जो रचना है ये धर्मवीर भारती का रचना है। किसका? धर्मवीर भारती का रचना है। इसमें कथानक कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है महाभारत के 18वें दिन की संध्या से कृष्ण की मृत्यु तक की कथा ली गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मोहन राकेश का नाटक नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या अंतराल? तो देखिए, मोहन राकेश का नाटक कौन नहीं है? तो वो है अंतराल। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? तो तीनों रचनाएं जो हैं ये क्या है? नाटक है। और किसका है? तो मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अंतराल जो है वो किसका है? मोहन राकेश का नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अंतराल जो है ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किसका? मोहन राकेश का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूमिल का मूल नाम इनमें से क्या था? सुदामा पांडे, गजानन माधव, रमाशंकर शुक्ल या जगन्नाथ दास? तो देखिए, धूमिल का जो मूल नाम था वो क्या था? तो धूमिल का मूल नाम था सुदामा पांडे। क्या था? सुदामा पांडे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इनकी एक रचना जो है वो बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, वो है संसद से सड़क तक। आप कई सारे पेपर में देख सकते हैं ये क्वेश्चन, आपका ये रचना के बारे में कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि संसद से सड़क तक रचना किसकी है? तो ये धूमिल की है। किसकी? धूमिल की। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। और धूमिल का मूल नाम क्या था? तो सुदामा पांडे था। अगला क्वेश्चन है, जखन छोटो छिलम किसकी रचना है? तो जखन छोटो छिलम ये किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की जीवनी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आत्मकथा, रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा या सत्यजीत राय की आत्मकथा? तो देखिए, जखन छोटो छिलम ये जो है सत्यजीत राय की आत्मकथा है। ये जो है बंगाली भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। 1982 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1982 में। किसने लिखी है? तो सत्यजीत राय ने लिखी है। है क्या? तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। जखन छोटो छिलम का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है जब मैं छोटा था। क्या अर्थ होता है? जब मैं छोटा था। उसी के बारे में सत्यजीत राय ने लिखी है अपनी आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर नागेंद्र? तो देखिए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। डॉक्टर नामवर सिंह ने ही लिखा है क्या? कविता के नए प्रतिमान। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ का दार्शनिक आधार क्या था? जैन मत, शाक्त मत, शैव मत या बौद्ध मत? तो देखिए, नाथ पंथ का दार्शनिक आधार क्या था?
तो वो था शैव मत। क्या था? शैव मत। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नाथ पंथ बौद्ध लोगों के ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। कौन? नाथ पंथ। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कीर्तिलता किस भाषा में रचित है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कीर्तिलता रचना किसकी है। तो कीर्तिलता जो रचना है ये विद्यापति की रचना है। क्या है? विद्यापति की रचना है। जिसकी भाषा क्या है? तो जिसकी भाषा है अवहट्ट। क्या है? अवहट्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये दोनों रचनाएं हैं विद्यापति की। कीर्तिलता जो है वो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है और कीर्ति पताका भी अवहट्ट भाषा में ही लिखी गई है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो विद्यापति की हैं। विद्यापति जो थे वो मैथिल भाषा में भी रचनाएं करते थे, संस्कृत भाषा में भी रचनाएं करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है। ये क्या है? ये गलत है। पहला ये ऑप्शन गलत है। आगे पढ़ के देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत माना है। ये सही है। भागवत धर्म में प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ये भी सही है। भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय श्री रामानंद को दिया गया। ये भी सही है। तो गलत कौन सा? हमसे क्या पूछा? सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल नहीं है। क्या है? इसका नाम है पूर्व मध्यकाल। क्या है? पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल का सीमा क्या क्या कब से कब तक है? तो 1375 से 1700 माना गया है। किसको? भक्ति काल को। उत्तर मध्यकाल किसे कहते हैं? तो उत्तर मध्यकाल जो है उस कहते हैं रीतिकाल को। किसको? रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल कहते हैं भक्ति काल को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो देखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। ये क्या है? 5 उपभाषाएं हैं। किसकी? हिंदी की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित होकर पढ़ा जाता है। ये सही है। पठन कौशल से छात्र उचित गति, विराम, हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं। ये भी सही है। लेखन कौशल ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। ये भी सही है। भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। ये क्या है? गलत है। हमसे क्या पूछा है? सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? हमें बताना है कि रस और स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? विभत्स, जुगुप्सा, शांत, शोक, हास्य, उत्साह, श्रृंगार, विस्मय। तो देखिए विभत्स, जुगुप्सा ये क्या है? पहला ही सही है। क्योंकि विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। शांत का क्या होता है? तो शांत का होता है निर्वेद। शांत का क्या होता है? निर्वेद। स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। हास्य का क्या होता है? तो हास्य का होता है हास। हास्य का क्या होता है? तो हास्य का होता है हास। श्रृंगार का क्या होता है? तो रति। श्रृंगार का क्या होता है? रति।
उत्साह किसका स्थायी भाव है? तो वीर रस का। किसका? वीर रस का। शोक किसका स्थायी भाव है? तो करुण रस का। किसका? करुण रस का। विस्मय किसका स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का। किसका? अद्भुत रस का। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैथिली भाषा का क्षेत्र नहीं है? दरभंगा, पूर्णिया, गोरखपुर या मधुबनी? तो मैथिली भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो वो है गोरखपुर। गोरखपुर जो है वो मैथिली भाषा का क्षेत्र नहीं है। यहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है? तो भोजपुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भोजपुरी। गोरखपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सिफारिश किस भाषा से लिया हुआ शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या अंग्रेजी? तो देखिए, सिफारिश शब्द जो है ये फारसी से लिया गया शब्द है। किससे? फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। बहुत सारे फारसी भाषा के शब्द हम यूज करते हैं, जैसे अफसोस, गुलाब, जान, आतिशबाजी, खामोश, जोश। ये सब क्या है? फारसी शब्द हैं। अरबी शब्द क्या है? तो अरबी शब्द है यदा, अमीर, अजायब, ईमान, किताब, कातिल, तमाशा। ये सब क्या है? तो अरबी शब्द है। तुर्की क्या है? तो कैची, आलमारी। ये सब क्या है? तुर्की शब्द हैं। अंग्रेजी क्या है? तो जैसे अंग्रेजों से लिया गया, जैसे रेलगाड़ी। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदैव में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि? तो देखिए, सदैव में कौन सी संधि होगी? तो सदैव में संधि होगी कौन सी? तो सदैव में संधि होगी दीर्घ। सदैव में कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। क्या होता है? सदा प्लस एव। तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो यहां होगी वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरो कवित बनावत। उक्ति किनकी है? देखिए, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरो कवित बनावत। ये उक्ति किसकी है? घनानंद, बिहारी, केशवदास या फिर तुलसीदास? तो ये जो है किसकी है? तो ये पंक्ति या उक्ति है घनानंद की। किसकी? घनानंद की। घनानंद जो थे वो रीति काल के प्रमुख कवि थे। घनानंद ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, यमुना यश। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो घनानंद की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? गढ़वाली, मारवाड़ी, अवधी या कन्नौजी? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। क्या है? कन्नौजी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? तो ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, हरियाणवी। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आती हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये सब आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ है? त्रिभाषा से संबंधित इससे पहले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन करवाया था। आज हमें बताना है कि त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ है? सैडलर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल? तो देखिए,
त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ है? तो वो हुआ है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। पहली भाषा क्या होती है त्रिभाषा में? तो यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी क्या होगी? हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। तीसरी क्या है? तो तीसरी है हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भाषा रहेगी। या फिर गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भाषा होगी। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो आते हैं वही तीनों को मैंने बताया। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है? सज्जनता का दंड, उसने कहा था, ईश्वरीय न्याय, सिपाही की मां। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई कहानी है उसने कहा था। कौन सी? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। उसने कहा था किसकी रचना है? तो उसने कहा था ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित, जो 1915 में लिखा गया था या प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उसने कहा था ये जो रचना है ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार कौन है? प्रभाकर माचुए, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई या कुबेरनाथ राय। तो देखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके निबंधकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। हरिशंकर परसाई जो थे वो क्या थे? एक व्यंग्यकार थे, हास्य व्यंग्यकार। क्या थे? हास्य व्यंग्यकार थे। इन्होंने ही लिखा है विकलांग श्रद्धा का दौर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो हरिशंकर परसाई की। कुबेरनाथ राय जो थे इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट। और उसी प्रकार विद्यानिवास मिश्र ने भी लिखी है, जैसे चितवन की छा, हल्दी दूब, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये सारी रचना किसकी हैं? तो विद्यानिवास मिश्र की हैं। और विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई है। कौन है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया के कथाकार कौन है? सिक्का बदल गया के कथाकार कौन है? मेहरुनिशा, परवेज, कृष्णा शोभती, मृणाल पांडे या मृदुला गर्ग। तो देखिए, सिक्का बदल गया के कथाकार कौन है? तो उसके कथाकार हैं कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती द्वारा लिखा गया क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कृष्णा शोभती ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे नफीसा, बादलों के घेरे, बचपन। ये सब किसकी कहानियां हैं? तो कृष्णा शोभती की कहानियां हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।